गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने शुरू किया था, दैट इज़ मीनिंग, डेफिनेशन एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी उत्पत्ति। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो समाजशास्त्र है वो समाज का व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। और समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो सन 1838 में अगस्त कोंत के द्वारा की गई थी। अगस्त कोंत को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। और समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की मैंने बात की थी, जिसमें से हमने फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति को मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी माना था। और फ्रांसीसी क्रांति को हमने डिस्कस किया था 1789 में फ्रांस में हुई थी। और इसके माध्यम से जो सामंतवाद की विदाई, अर्थात एक ऐसे समाज की स्थापना जो कि लोकतंत्र पर आधारित होगा, अर्थात हमारी स्वयं की इच्छा पर आधारित होगा, और जहां हमारे अधिकारों और कर्तव्यों दोनों की ही बात समान रूप से की जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति 1760 के आसपास ब्रिटेन में शुरू हुई थी। सबसे पहले ब्रिटेन, इंग्लैंड और फिर उसके बाद अन्य यूरोपीय जो देश थे वहाँ पर ये प्रारंभ हो गई। और इसने हमारा जो सामाजिक आर्थिक जीवन था उसमें इसने बहुत ज़बरदस्त बदलाव किए। औद्योगिक क्रांति के कारण नए नए औजार, नई नई तकनीकें विकसित हुईं। जो वस्तुएं पहले जो हमारी उपभोग, जो हमारी आजीविका, जो अधिशेष की का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। हम सिर्फ इतना ही उत्पादन किया करते थे जिसमें कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ जो अधिशेष का जो कॉन्सेप्ट है, अतिरिक्त उत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, क्योंकि नए नए औजार, नई नई तकनीकों का विकास हुआ था, जिसके माध्यम से व्यापक स्तर पर जो वस्तुएं थी वो वस्तुएं तैयार की जा सकती थीं। और नए नए आविष्कारों के साथ ही कारखाना प्रणाली अस्तित्व में आई ही। और इन सब जो आविष्कार थे, आविष्कारों ने, इन सब परिवर्तनों ने उत्पादन की जो सामंतवादी प्रणाली थी उसको परिवर्तित कर पूंजीवादी समाज को स्थापित कर दिया। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का एक नया वर्ग हमारे सामने उभर कर के आता है, जिसने औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित किया। जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात मनुष्य, जो पहले हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जो मैन नेचर, जो डायलेक्टिक था मनुष्य और प्रकृति की का जो एक द्वंद्व चलता था, जिसमें अधिकांशतः प्रकृति विजयी रहा करती थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात मनुष्य ने जो तकनीकों का विकास किया, नए नए आविष्कार किए, उसके माध्यम से जो मनुष्य है वो मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफल हो गया। औद्योगिक जो क्रांति थी, इस क्रांति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन हुए और उन आर्थिक परिवर्तनों के कारण सामाजिक परिवर्तन भी प्रारंभ हो गए। पूंजीवादी प्रणाली के और जटिल हो जाने पर हमें बैंक, बीमा, वित्त निगम, इस तरह के जो नए नए और संगठन थे वो हमारे सामने आए। औद्योगिक श्रमिक प्रबंधकों, पूंजीपतियों के नए वर्ग हमारे सामने उभर करके आए। औद्योगिक समाज में उत्पादन बढ़ने से जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे हमारे सामने नगर हमें उपस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। नगरीकरण में वृद्धि होती हुई हमें दिखाई देती है। और ये जो नगर हमारे सामने आए, इसमें हमें फिर ये एक वापस से हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे हमें आर्थिक और सामाजिक विषमता बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। जो हमारा ग्रामीण समाज हुआ करता था वो बहुत अधिक समानता मूलक समाज था, लेकिन जो शहरी समाज था वहाँ पे विषमताएं बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब ये जो क्रांतियाँ थी, इन क्रांतियों ने
इतने अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन समाज में कर दिए कि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो हमारा समाज एक उद्विकासीय स्वरूप में जो हमारा समाज चल रहा था, उसमें बहुत तीव्र गति से परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो गए। और इन परिवर्तनों ने जो हमारे समाज वैज्ञानिक थे उनको इस चिंतन के लिए मजबूर किया कि वो देखें और सोचें कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि ये जो समाज है वो समाज इतनी तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। और बाद में यही जो चिंतन है समाज वैज्ञानिकों का, ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण बनकर के हमारे सामने आया। कारखानों में जो काम करते थे कामगार, उनका जो आजीविका कमाने वाले थे, उनके माध्यम से नए नए वर्ग हमें समाज में उपस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। नगरीकरण जो था वो औद्योगिकरण की एक अनिवार्य परिणाम के रूप में हमारे सामने आया। उद्योगों के विकास के साथ साथ बड़ी बड़ी बस्तियां, आधुनिक शहर, ये सब बसने लगे। और हालांकि कुछ प्राचीन नगर हमें दिखाई देते हैं जैसे रोम, एथेंस, लेकिन जो नए नगर थे उसमें जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक वस्त्र उद्योग के रूप में, स्पेसिफिकली वस्त्र उद्योग के रूप में हमें उभरता हुआ दिखाई देता है। और जो नगर थे, ये जो नए नगर हमारे सामने उभर के आ रहे हैं, इन नगरों का प्राचीन नगरों से जो स्वरूप था वो बिल्कुल भिन्न प्रकार का स्वरूप था। अफेक्शन की कमी, एक दूसरे से लगाव की कमी, बहुत ज़्यादा मशीनी जीवन, इस तरह की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। नए शहर के इन्हीं पहलुओं ने प्रारंभिक जो समाजशास्त्री थे उन समाजशास्त्रियों को, समाज वैज्ञानिकों को चिंतन के लिए मजबूर किया। प्रौद्योगिकी और कारखाना प्रणाली के कारण बड़ी संख्या में लोग जो थे वो गाँव से शहरों की ओर पलायन करने लगे और शहरों में बसने लगे। महिलाएं तथा बच्चे जो कि अभी तक परिवार में या फिर परिवार के छोटे मोटे कामों में, जो आर्थिक प्रणाली से संबंधित, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य थे, उनमें छोटे मोटे कामों में जो हमें इन्वॉल्व दिखाई देते थे, अब हमें शहरों में जब इस तरह की कारखाना प्रणाली बनने लगी तो वहाँ पे महिलाएं तथा बच्चे भी बहुत ज़्यादा हमें कारखानों में काम करते हुए दिखाई देने लगे। और इसने निश्चित रूप से जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उन पारिवारिक संबंधों को भी परिवर्तित किया। और अभी तक जो काम हम हाथ के माध्यम से किया करते थे तो ऑब्वियसली वो बहुत धीमी गति से हम उत्पादन कर पाते थे, उन सब में परिवर्तन हुआ और ये जो हमारे हाथ का काम है उसको मशीन के माध्यम से हम उन कामों को करने लगे। और इसी कारण कम समय में अधिक काम भी होने लगा और जो मनुष्य की बजाय जो मशीन थी वो मशीन का हमें प्रभुत्व होता हुआ दिखाई देता है। हाथ से जब काम करते थे तो जिस वस्तु का हम निर्माण करते थे उसके प्रति एक अपनापन, एक लगाव की भावना रहती थी। अब जब मशीन से कार्य होने लगा, बहुत अधिक मात्रा में कार्य होने लगा, कारखाने जैसे व्यवस्थाएं हमारे सामने आने लगी, तो जो कामगार था वो कामगार सिर्फ वो वेतन पाने के लिए काम करने लगा। उसका वस्तु पर किसी प्रकार का उसका लगाव, वस्तु से किसी प्रकार का अपनत्व की भावना उसमें नहीं रही। और जो फैक्ट्री का मालिक था उस फैक्ट्री के मालिक का ही इस पर पूरी तरह से अधिकार स्थापित हो गया था। फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों क्रांतियों के परिणाम स्वरूप जो यूरोप था वो यूरोप एक अपने नए स्वरूप में उभर करके सामने आया। और यूरोप के जो जितने भी प्राचीन मुख्य विशेषताएं थीं या पहलू थे उन सभी को, चाहे वो भले ही राजशाही है, चाहे वो सामंतवाद की प्रणाली है, चाहे वह एक भरण पोषण की जो आजीविका वाली जो हमारा जीवन था वह जीवन प्रणाली है, इन सभी को उसने बहुत अधिक चुनौती दी और समाज एक नए बिल्कुल स्वरूप में हमारे सामने हमें उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप यदि हम देखें तो हमें वर्गों का पुनर्गठित स्वरूप हमें दिखाई देता है। पुराने जो वर्ग थे वो वर्ग ध्वस्त हो गए और जो नए वर्ग थे उन्होंने उनका स्थान ले लिया और धर्म को चुनौती दी जाने लगी। धर्म का महत्व जो था, जो हमारे समाज में बहुत अधिक धर्म महत्वपूर्ण था, उसका महत्व कम हो गया। धार्मिक निष्ठाओं और वैचारिक आस्थाओं
जो थी उन्होंने धर्म को जो धार्मिक निष्ठाएं थी उन धार्मिक निष्ठाओं को उनमें परिवर्तन हुआ और पारिवारिक निष्ठाओं और जो वैचारिक आस्थाएं थी उन्होंने धर्म का स्थान ले लिया। महिलाओं की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आते हुए हमें दिखाई देते हैं और राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र का आगमन हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो सभी समाज की जो सभी मुख्य धारणाएं थी, धर्म, समुदाय, सत्ता, संपत्ति, इन सभी की जो नई व्याख्याएं होने लगी और उनको नए नए संदर्भ हमें मिलने लगे। तो ये है दो मुख्य घटनाएं जो कि औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जो हमें होती हुई दिखाई देती हैं। मुख्य रूप से जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के आधार हैं और ये दोनों ही घटनाएं मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि 19वीं शताब्दी में हमें होती हुई दिखाई दी थी। इसके अतिरिक्त कुछ और देखिए, कोई भी जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कोई एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनता है। उसके लिए पहले एक बेस बनना शुरू होता है और वो बेस जो होता है वो बेस धीरे धीरे या तो समाज को परिवर्तित कर देता है या फिर कई बार कुछ घटनाएं इस प्रकार की हो जाती हैं जो कि परिवर्तन तो निश्चित रूप से आता ही है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये हम सभी जानते हैं। और जो परिवर्तन है वो परिवर्तन या तो बहुत धीमी गति से आएगा और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि किसी समाज को आमूलचूल परिवर्तित तुरंत उसमें परिवर्तन कर देती हैं। जैसे कि जो मैं ये 2 मुख्य घटनाओं की बात कर रही हूँ, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति जिसने लोकतंत्र को स्थापित किया, राजतंत्र को पूर्णतया समाप्त कर दिया, और दूसरा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हमें दिखाई देती है, मतलब एक बहुत छोटी सी घटना। अगर हमने जेम्स वाट का जो हमने सुना था कि जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था और कहाँ से किया था, उन्होंने चाय बना रहे थे, चाय बनाते बनाते उन्होंने देखा कि केतली की जो भाप है उस भाप से केतली का ढक्कन बहुत अधिक ऊपर नीचे हो रहा है। तो उन्हें महसूस हुआ कि भाप में इतनी शक्ति है कि वो एक ढक्कन को भी हिला सकती है और उन्होंने उस जो एनर्जी थी, उस ऊर्जा का उन्होंने उपयोग किया और उसको उन्होंने धीरे धीरे प्रयोग में ला करके जो मशीनें थी उन मशीनों का आविष्कार वहाँ से हमें होता हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चीज़ों को एकदम से परिवर्तित कर देती हैं, जबकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि धीमी गति से परिवर्तन करती हैं और परिवर्तन तो समाज में आएगा। तो यदि हम इन 2 घटनाओं के अलावा और कुछ घटनाओं की बात करें तो उसमें हमें वाणिज्यिक क्रांति की मैंने आपसे बात की थी कि वाणिज्यिक क्रांति जो लगभग 1450 के लगभग प्रारंभ हुई और लगभग 1800 तक इसके माध्यम से काफ़ी सारे हमें परिवर्तन देखने के लिए मिली। ये जो वाणिज्यिक क्रांति है इसने यूरोप में जो पहले जो गति का कॉन्सेप्ट था कि हम लोग मूवमेंट बहुत कम किया करते थे, उन सब कॉन्सेप्ट को उसने ख़त्म किया और गतिहीनता की जो स्थिति थी उसको इसने दूर किया